पहले ये बताएं कि आपने 100 पेड़ लगाए हैं, ठीक है। पिछले साल आप यहाँ आए थे, यहाँ से देख करके आपने 100 पेड़ लगा दिए, ठीक है। चलो आपने 100 ही लगाए, हम तो बोलते हैं कि 1000 प्लांट लगाना था, लगा सके आप 100 ही पेड़। तो अभी आप एक प्रयोग कर रहे हैं, एक फार्मिंग नहीं कर रहे आप, 100 पेड़ पे ही आप एक प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग में आप ये समझना चाह रहे हैं कि पास होता हूँ कि फेल होता हूँ। आपने 100 पेड़ पे किया, ठीक है। अब शुरू लगाया आपने, स्टार्टअप ही 100 का है आपका। हम बोलते हैं 1000 का स्टार्टअप होना चाहिए, तब आपकी स्पीड जो है आ सकती है। तो आपका जो पहली साल का पौधा है, ठीक है ना, अब उसमें 2-3 फेदर आ गए ऐसे, ठीक है। ये आ गए आपके, ये है, ठीक है। ये आ गए आपके 2-3 फेदर, ठीक है। अब आपने जाना है इस तकनीक पे, ठीक है। अभी आपके पास ये 2-3 फेदर में आपको पहले ये देखना है कि सेंटर कौन सा बनने का, ये आपको पहले देखना होगा। ये सेंटर बनेगा इसका, ये कॉलम बनेगा। तो जो ये 2-3 है ना, इसको हमने इसके यहाँ से काटना है, नज़दीक से, हाँ 1.5-2 इंच, ठीक है। अब इसके जो ये है, ये हमने इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इस पे भी कट लगाना है, ठीक है। आ गया इसका स्ट्रेंथ। और इसको ग्रोइंग में रखना है, मतलब अब ये जो है अगली साल ये इधर फेदर छोड़ेगा, खुद मोटा होता रहेगा, ठीक है। ये बैलेंस यहीं इसका रुक जाएगा और ये नीचे को फ्रूट बड तैयारी रहेगी, ये बढ़ता जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट का, ठीक है। फिर आपका ये 2-3 साल का हो जाएगा मान लो, ठीक है। दूसरी साल हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जितने भी आएंगे ये तो बड ही आ रहे हैं, ये हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है। ये भी 1.5-2 इंच, ठीक है। फिर हमने ये काटा, ठीक है। ये भी आया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ठीक है। फिर ये भी काटा, ये भी काट दिया, सीधा ही काटना है इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तभी मैं बोलता हूँ ना, ये बार बार एक साल में नहीं होगा। ये आपको इस लेवल में, इसको ये दिखाओ आप, इसको, ये स्टार्ट है, इस प्लांट को इस लेवल पे लाने के लिए 7-8 साल तक जो है मेरे साथ जुड़े ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, इस साल काट दिया ये, अभी तो यहाँ ऐसा हुआ नहीं जी, परसों बोलेंगे आप यहाँ मैंने ऐसा काटा था, हुआ ऐसा नहीं हुआ जी। आप पेशेंस रखें, सब कुछ होगा। पहला आपको पहली एक्सरसाइज दी है कि आप पहली एक्सरसाइज में ये काम करें, बस इससे आगे कोई क्वेश्चन ना करें, ठीक है। क्वेश्चन करना है तो ये प्रूफ को देखें, इधर मारो आप फोकस, क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है। सर एक बात वो देखेंगे नहीं, ये प्रूफ है, ये प्रूफ मॉडल है, ये स्टार्ट मॉडल है, ठीक है। यहाँ ये साथ में, ठीक है। ये इससे छोटे है और, ठीक है ना, ये बनते आ रहे हैं, ये भी ऐसे, हाँ हाँ। सस्ते के चक्कर में आप क्या करते हैं, अपनी अगली जनरेशन को गलत चीज़ दे रहे हैं आप, क्योंकि आप पेड़ तो अपने बेटे के लिए लगा रहे हैं ना, ठीक है। उसको ठगना चाह रहे हैं आप, अपना बजट बचाने के चक्कर में, आप सस्ते के चक्कर में आप पड़ गए, ठीक है। अगला जो आना है ना, जिसको आपने बगीचा देना बना के, अगर वो फेल हो गया उसमें, सस्ते के चक्कर में हम पड़े रहते हैं कि नहीं। उससे अच्छा आप अपनी नर्सरी तैयार करो, ठीक है। अपनी नर्सरी में आप अपना तैयार करो ना, पार्टी तैयार करो, फिर जाके आप लगाना शुरू करो, जिससे आपका अगला जो पीढ़ी है, जो आपके बच्चे जिसके लिए बगीचा बना रहे हैं, ठीक है ना, वो जो है धोखे में ना रहे। अच्छा हाँ, अब आप बताओ, क्या पियर के बारे में भी आप पूछ रहे थे? कुछ पियर के बारे में भी। सर मैं क्या पूछ रहा था कि पियर में ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा विग्रेस होती है। हाँ जैसे ये बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ, मतलब कि कई बार 2-2 3-3 4-4 हाँ हाँ हाँ, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ बस वो भी ऐसे ही कंट्रोल होगा, जैसे प्रोनिंग का जो मैंने आपको अभी एक मेथड बताया है, ठीक है ना। समर में ज़्यादा होगा ये, ठीक है ना, समर प्रोनिंग ज़्यादा होगी, और विंटर में भी जो है प्रोनिंग ऐसी ही होगी। अब आप यहाँ देखो, इस पियर को देखें, ठीक है ना, कितना इसमें बड हमने तैयार करने की कोशिश की, कंट्रोल कर दिया इसको, ठीक है ना। इसको भी हमने बैक करना शुरू कर दिया है,
अगर आप देखें, ठीक है, जैसे ये ग्रोथ है, आप ये ग्रोथ बता रहे हो, ठीक है ना, ये इसको देखें आप पीछे से ब्रांच को, ठीक है, इसमें बड़ी बड बना दिए। पहले ये ग्रोथ में ही थे ये सारे, ठीक है, ना कोई जख्म है। ये देखो आप यहाँ कैसा बन गया, ये बन गया ना, फ्रूट मटेरियल आ गया ना। अब इनको देना ही फ्रूट पड़ेगा ना मजबूरन, ठीक है। पहले तो ये ग्रोथ ही थी, ठीक है, ये भी ग्रोथ है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हमारा क्लस्टर बना, यहाँ पे हमने ये काट दिया, ठीक है, ये वाला आ गया, ये वाले हमारे बड बन गए। यहाँ पे ही हमने इसको ग्रोथ को यहीं से काटना है। इसमें क्या होता है, एक ठूंड बनता है नाशपाती में, वो जो मैं आपको क्लियर अभी बताऊंगा कि एक ठुंड टाइप से जो है ना, ये जब बैक करेंगे इसको, इसमें बड खुद बनने शुरू हो जाएंगे। और नाशपाती जो है भी ऐसी ही प्रूनिंग होती है जैसी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे फ्रूट लगता है नाशपाती में, उसके साथ एक वो समझना पड़ता है कि बीमा कहाँ बनता है। आप ध्यान से देखें कि इसमें कितना बड है बीमा, फ्रूट मटेरियल, ठीक है, ग्रोथ भी है, फ्रूट मटेरियल भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये वाला जो एक इसमें ये बनती है गोल क्लस्टर, ये ऐसे, ठीक है ना। हमारे प्रोनर क्या करते हैं नाशपाती में, उनको प्रोनिंग नहीं आती है, ठीक है। ये जो गांठ होती है ना, ये जो क्लस्टर होता है, इसी पे ही बड निकलता है, ये देखो, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसको काट देगा यहाँ से, ठीक है ना। जबकि हमने इसको यहाँ से काट सकते हैं हम। यहाँ पे हमारा आगे चला गया ना बड, ठीक है, फिर यहाँ पे बड बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाले में ये वाली बनी थी ना यहाँ, वो क्लस्टर, यहाँ फ्रूट लगता है, यहाँ फ्रूट था लगा हुआ। नाशपाती में जो ये बनते हैं ना ये क्लस्टर, यहाँ फ्रूट लगते हैं, ठीक है, यहाँ ही नया बनता है। हम क्या करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, हमें रहना होता है पीछे ही, यहीं हम इसको यहीं काटे उस क्लस्टर के पास से, बस ये बड बनने शुरू हो जाएंगे, इसमें बड़ी बड बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये जो ग्रोथ है, ठीक है, ये आगे जा रही है, ठीक है। हमारा जो है इसमें हम काटेंगे यहीं से, ठीक है ना, पीछे से, ठीक है। हमने इसमें बड बनाने हैं, आगे नहीं, पीछे ये, ठीक है। यहाँ से काटना शुरू करो इनको इस तरह से, ठीक है, ये ठीक है ना। नई ग्रोथ आई है वहीं पीछे, वहीं से, हाँ, जहाँ से नई ग्रोथ आई है वहीं से आप काटे इसको, ये ठीक है ना, ऐसे ये वाली ये बड बनने शुरू हो जाएंगे, यहीं पीछे बनने शुरू हो जाएंगे, ये यहीं से, ठीक है। ये जो नई है ना, ये यहीं से काटो इसको, जहाँ से ये आपको लगता है नया, ठीक है ना। ये पीछे वही क्लस्टर वाला कंसेप्ट, क्लस्टर पे, बस क्लस्टर पे काटते रहो इसको, ठीक है। ये वहीं से देखना, अगले साल आपको ग्रोथ भी मिलेगी। ये जाना नहीं है आपने आगे, यहीं आना है इस पे, ठीक है ना, इस पे आना है, इस पे ही आना है। ये कोई मोटे जख्म नहीं है, ये लग रहे हैं बाहर काय पे, आगे की ब्रांचेस, आगे की इस पे टॉप, ठीक है ना। ये कुछ नहीं करता, ये कोई ऐसे जख्म नहीं है कि यहाँ से जो है आपको पीछे से उड़ाया। यहाँ पे ग्रोइंग ही होती है, कोई पेस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इस पे, क्योंकि ये ग्रोइंग पे है। ये यहाँ एक्टिवेशन होगी, खुद ही ऐसे बड बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे इसमें बने हुए हैं, जैसे ये बने हुए हैं। तो ये इसी प्रैक्टिस से होता है। जैसे ये काट देंगे आप इसको, ये कर काटेंगे आप, ठीक है, ये काटेंगे, यही है इसका भी, ठीक है ना। ये नई ग्रोथ को यहीं क्लस्टर पे काट दो इसको। चलो देखिए, खादों के बारे में जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि खादें कौन सी पड़नी चाहिए,
पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम खेती किस चीज़ की कर रहे हैं। हम सेब की खेती कर रहे हैं या गोभी की खेती कर रहे हैं या टमाटर की कर रहे हैं या दूसरी और चीज़ों की कर रही है, जिसमें क्या करता है कि कमर्शियल फार्मर जो होता है ना, ठीक है, वो खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, गोभी में करता है, टमाटर में करता है, ताकि पानी में घोल घाल करके फटाफट सिंचाई हुई और आपकी आने लग जाए। ठीक है, तीसरे महीने उसका पौधा ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। जहाँ आप सेब में खादों की बात कर रहे हैं, पहले तो आपको इस तरह से किसी से पूछना ही नहीं है कि खादें कौन सी डालनी है। अगर हमारे बीच कोई कंपनी वाला बैठा होता तो आपको एकदम से पकड़ लेता कि ये क्लाइंट मेरा है, इसको मैं बताऊंगा। वो जो है यहाँ से थोड़ी देर बाद बाहर जा करके आपको पकड़ लेता कि आपको जो है फलानी खाद डालनी है और इसके ये फ़ायदे गिनवाने शुरू कर देगा। जबकि सॉइल टेस्टिंग का क्वेश्चन जो है, मैंने पहले भी बताया था कि आपको खाद नहीं पूछनी है, ऐसा तो पूछना ही नहीं किसी की कि क्या डालनी है। ठीक है, मेरी वीडियो में बिल्कुल क्लियर आता है कि आप पहले सॉइल टेस्ट करें। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग में आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की ज़रूरत है, वही खाद आप डालेंगे, फिर वो भी उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से डालेंगे। अगर आप ऐसे कहीं सेमिनार में या बाज़ार में खड़े होकर पूछना शुरू कर देंगे कि खादें कौन सी डालें, तो बाज़ार में एजेंट ही एजेंट है। हर एक छोटे छोटे स्टेशन में हर कंपनी वालों का एक एजेंट होता है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे फार्मर्स को पकड़ने के लिए तो होते हैं कि वो पूछे तो सही कुछ हमारे से, थोड़ा पूछा नहीं आपने, उनने फिर अपनी स्कीम आपको डाल दी। जैसे पॉलिसी एजेंट कैसे होते थे पहले, आजकल क्यों नहीं आते वो पॉलिसी एजेंट? पॉलिसी सारी डेड जो हो गई, घुस गए ना। ठीक है, अब पॉलिसी एजेंट आते ही नहीं है। ठीक है, पहले तो वो भी हर गाँव में घूम के घर घर में जाके पॉलिसियाँ बेचने पहुँच जाते थे। ठीक है, ऐसे ही आज आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए जो है ना, गांव गांव में ही वो जो है कंपनी ने एजेंट बना दिए कि जाओ इनको, किसानों को, उनको लेना देना नहीं है आपसे कि आपकी ग्रोथ करे ना करे, ठीक है, आपको फ़ायदा हो ना हो, उनका प्रोडक्ट बिक जाए। ठीक है, वो उनका मतलब है। आप एक बारी तो खरीद ही लेंगे। ठीक है, एक बारी तो प्रयोग के लिए खरीद ही लेंगे तो होगा। ठीक है, एक बारी आपने ये नाम से खरीद लिया, दूसरी बारी के लिए वो दूसरे नाम से लाएंगे कि ये वाला यूज़ करो जी। अब आप पहले वाले की वो गिनाएंगे उसके पास नुकसान, जी मैंने पहले ये यूज़ किया था जी, इससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो बोलेगा अब तो हाँ जी उससे हुआ था नुकसान, वो फलानी कंपनी का था, अब इस कंपनी का यूज़ करके देखो जी। हमने इसी के ऊपर तो रिसर्च की है, जब हमने किसानों की फीडबैक ली तब ये आपके लिए रिसर्च किया जी। ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम है, अब ये वाला करो आप यूज़। उसी ने ही दूसरी बारी वही चीज़ बचवा दी आपको, तीसरी बारी वो आपके इलाके में ही नहीं मिलना, उसकी कंपनी किसी और इलाके में चली गई है फिर। ठीक है, 2 बारी आपसे बिजनेस ले लिया, तीसरी बारी वो शिफ्ट हो गया, आप ढूंढते रहो। तो इसलिए हमारे को किसानों को हर जगह पे इतना समझदार बनना पड़ेगा। जैसे आज हमारे दिल्ली में बैठे हुए किसान हैं, लगे हुए हैं अपने राइट्स के लिए, हक के लिए लड़ने। ठीक है ना, हम सेब वाले किसान तो बिल्कुल बड़े मज़े से सो रहे हैं, रजाइयाँ बढ़िया ले रहे हैं, शाम को घर में बैठ के, ठीक है, टीवी देख रहे हैं। ठीक है, सेब हाँ अगली साल हो ही जाएगा, सेब पैदा इसमें जो मिल ही जाएगा कुछ। अरे आप लोगों ने जो है उसके बाद क्या मंथन किया, जब आपकी मार्केट जो है ना स्लम्प हो गया था ना, पहले 4-4 हज़ार पे सेब बिक रहा था हमारा इस साल, उसके बाद एकदम से स्लम्प हुआ। कब हुआ वो स्लम्प? अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर है, आप समझते हैं अपने प्रोडक्ट को कि हमारा जो है प्रोडक्ट कैसे इसके हो रहा है, जिस दिन जो है ना आपके लिए रेट ओपन किया उसी दिन आपकी मार्केट में स्लम्प आ गया, तो आप तो सोगे घर आ कर के। किसी किसान जो है सेब वाला बागवान चुपचाप से, किसी के सेब 20 लाख के हुए, किसी के 10 के हुए, मर नहीं दो, क्योंकि कंपनी से तो आप लड़ ही नहीं सकते, आपकी क्षमता ही नहीं है। ठीक है, आप बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बोल इसलिए नहीं सकते, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर चल रहे हो आप। ठीक है, आप किसान बन के, इंडिपेंडेंट बन करके, आपने तो सेब वालों ने तो किसी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये बिल आपके हक में या नहीं है। ठीक है ना, किसानों के हक में है या नहीं है। अब सेब वालों के लिए भी यही होना है। प्लांटेशन करनी है, पार्टी लगानी है, पेड़ लगाना है, तो वो जो गड्ढा हमने किया उसको किस तरीके से ट्रीट करना है? हाँ, जैसे हमारा फार्मिंग जो हम प्लांट लगा रहे हैं, इसमें होती है सॉइल की कंडीशन को देख के। सॉइल की कंडीशन का मतलब है कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम प्लांट लगता है, जिस ज़मीन में पहले सेब नहीं हुआ है, वहाँ आप सेब की खेती करना चाह रहे हैं, वहाँ
का ट्रीटमेंट कुछ और होगा। जहाँ पे आप सेकंड टाइम खेती कर रहे हैं, जहाँ पहले सेब का ऑर्चर्ड लगा हुआ था, या थर्ड टाइम आप खेती कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे तो ऐसे ही फार्मर है अब, जुब्बल, कोटखाई, रोडू, कुमारसन, कोटगढ़, ये तो थर्ड टाइम में चले हुए हैं, तीसरी बारी जो है खेती कर रहे हैं उसी में ही। सेब पहले भी सेब था, अब भी सेब करना है, तो उस ज़मीन में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। केमिकल्स का ट्रीटमेंट नहीं मैं बोलूँगा, किसी केमिकल से नहीं होगा वो ट्रीट। एक घरेलू उपाय जो मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, उससे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो पहले तो आप जो वर्जन सॉइल वाले हैं, जो नए किसान हैं, जिनकी नई मिट्टी है, उनको तो सिर्फ गड्ढा बनाना है, और इस कॉन्सेप्ट के साथ लेआउट जैसे आप जाना चाहते हैं तो लेआउट करें उसमें बढ़िया। छोटे खेत तो कुछ भी नहीं है, उसको तो बना दो स्पाट आप, बिल्कुल बढ़िया एक ही बना दो, उसका स्लोपी कर दो उसको, ताकि उसमें जो है आपका वाटर लॉगिंग ना हो। ठीक है, सीधा आपका लेआउट हो और गड्ढे बनाओ। तो गड्ढे बनाने का जो क्वेश्चन था, वर्जन सॉइल में जो है आप गड्ढा बनाए, 1.5 और 2 फुट का गड्ढा बनाए, 1.5 बाई 2, 1.5 खुला, 2 फीट गहरा गड्ढा बनाए आप वर्जन सॉइल में। और फिर क्या करें आप, उसमें 1 किलो सुपर फॉस्फेट, गड्ढा प्लांट लगाने की विधि है ये, 1 किलो सुपर फॉस्फेट सबसे नीचे बॉटम में डालें, फैलाएं नहीं, एक ढेर की तरह उसमें रख दें। उसके बाद आप कोने में, हाँ, फिर उसके बाद आप उस गड्ढे की भराई करेंगे। भराई में क्या करेंगे आप, पहले उस गड्ढे को, वर्जन सॉइल वालों की यही है, उसको डिसइंफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ एक चूने से 2 मुट्ठी चूने की लेनी है, डोलोमाइट, उसका छिड़काव करना उस गड्ढे में। उसका छिड़काव करके छोटा मोटा फंगल भी ख़त्म हो जाएगा उसका, गड्ढे का, गड्ढा थोड़ा डिसइंफेक्ट हो जाएगा वो। और 1 किलो सुपर फॉस्फेट सबसे बॉटम में आप रखेंगे। प्लांट लगाने की विधि यही है वर्जन सॉइल वालों के लिए। फिर आप क्या करेंगे, उस मिट्टी को जो आपने गड्ढे से बाहर निकाली है, उसको गोबर, सड़ा हुआ गोबर के साथ मिक्स करके जो है उस गड्ढे की भरपाई करेंगे। उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप मैनेज कर सकते हैं। 50% मैनेज कर सकते हैं, 25% गड्ढे की हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, परंतु करना है 25% से नीचे तो ना ही करें मिट्टी और उसका रेशो। आपने सुपर फॉस्फेट बोला ना, हाँ, क्या उसका क्या रीज़न है, क्यों डलवाना? उसका रीज़न ये होता है कि इसमें मैं एक और अपना वो एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, शायद साइंटिफिक भी होगा ये। तो एक हमारे जाने माने वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, उनके तजर्बे हैं। जब वो यूक्रेन गए थे, अपनी कंसल्टेंसी दे रहे, वो उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री विजय सिंह ठाकुर जी, हमारे जुब्बल से जो वाइस चांसलर रहे हैं और मेरे मार्गदर्शक भी है। तो जब वो यूक्रेन में एप्पल फार्मरों को जो है, वहाँ पे भी उन्होंने ये बात मुझसे शेयर की कि वहाँ पे भी जो है एप्पल फार्मरों को उन्होंने जो सुपर फॉस्फेट का जो फार्मूला बताया, सबसे नीचे रखने का और उसके साथ मिलाने का थोड़ा, तो वो फार्मूला सबसे अच्छा फार्मूला माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि जब सुपर फॉस्फेट पौधे को ज़रूरत, पहले तो हमारी सॉइल रिच होती है सुपर फॉस्फेट से, हमें सुपर फॉस्फेट देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, नए प्लांट लगाते हुए अगर हमने सुपर फॉस्फेट को सबसे नीचे रखा, सुपर फॉस्फेट के लिए क्या होता है कि जो रूट का जो सिस्टम होता है, वो उसके लिए अट्रैक्ट होता है। रूट जहाँ पे वो चीज़ रखी होगी, रूट जो है उसकी तरफ बढ़ती है। जो सुपर फॉस्फेट हम ज़मीन के ऊपर फैला के डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि रूट ऊपर के लिए निकलती है। जब आपने देखा होगा ऊपर को उसमें ज़मीन में पार्टियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, तो जो आपका सुपर फॉस्फेट का ऊपर से छिड़काव कर मिलाते हैं आप, उन बगीचों में वो समस्या आ जाती है। सुपर फॉस्फेट जो है डीप जाना चाहिए था, डीप रूट्स में जो है वो उसको जो है एक फीडिंग रूट बनाता है, डीप में भी जा कर के, और रूट उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर हम गड्ढे में उसको सबसे नीचे रखते हैं, तो एक तो हमारी जड़ें जो है नीचे को ग्रो करनी शुरू हो जाती है,
क्योंकि उनको सेंस होती है जड़ों को कि कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पे, जैसे नमी की सेंस है उनको, जड़ों को वो नमी के लिए जाती है। जब उनको लगता है कि हमें सुपर फॉस्फेट की ज़रूरत है, सुपर फॉस्फेट की ज़रूरत पौधे को जब 8 साल का हो जाता है पौधा, उसके बाद वो अपने आप को सुपर फॉस्फेट की एक कमी महसूस करता है, उसके बाद उसको ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने वो सुपर फॉस्फेट पहले ही उस विधि से नीचे रखा हुआ है, तो आने वाले टाइम में उस पौधे को सुपर फॉस्फेट कभी भी देना नहीं पड़ेगा आपको लाइफ में। सुपर फॉस्फेट टिका रहेगा तब तक? हाँ, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में नीचे ढेर में तभी रखते हैं ना उसको, ढेर में। रखना जरूरी है। हाँ, ढेर रखना ज़रूरी है। अगर आप ढेर, कितना बोला था आपने सर? वैसे 2 किलो की रिकमेंडेशन होती है, मैं 1 ही बताता हूँ कि चलो आप 1 ही किलो, क्योंकि वो किसानों को खर्चा भी पड़ जाता है ना थोड़ा ज़्यादा, एक प्लांट में 2 किलो डालेगा, चलो 1 भी डाल दे 2 जगह पे, एक आधा ढेर इधर आधा ढेर इधर। अगर उसको ढेर से आप फैला देते हैं तो हो सकता है केमिकल्स है ये अपनी फॉर्म को चेंज करता है, किसी और फॉर्म में आ जाए। अगर जिस फॉर्म में, जिस बेस में है एज इट इज रहता है, तो आपका ये लाइफ टाइम, क्योंकि ये ही फॉर्मूला यहाँ पे भी बहुत प्रोग्रेसिव फार्मरों को दिया जाता था पहले, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो करते थे यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ प्लांटेशन के लिए। ये फार्मूला हमारी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने ही दिया है, और जैसे मैंने आपका नाम लिया है विजय सिंह ठाकुर जी, उनका बहुत ही तजर्बा है इसमें एप्पल फार्मिंग में, तो वो भी इसको रिकमेंड करते हैं कि आप सुपर फॉस्फेट को गड्ढों में डालें, और चूने का छिड़काव भी बताते हैं पौधा लगाने से पहले किस तरह से। के बारे में भी एक क्वेश्चन है सर, अगर ये क्लियर हो। हाँ बोलो। चुनने जैसे 2 तरह के हैं, बोला जाता है कि एक जिप्सम बेस होता है, एक डोलामाइट जो हमारा प्लास्टर वाला चूना होता है। देखो, अभी हमारे लिए जो रिकमेंड किया जाता है डोलोमाइट ही होता है। एप्पल के लिए आपने कहीं भी आपने स्टडी करना तो डोलोमाइट ही आपके लिए, एप्पल के लिए आया है। जो भी जिन्होंने भी ये रिसर्च किया है कि जो चूना जो डालना है तो डोलोमाइट ही उन्होंने रिसर्च किया है, उसी में ही मिलता है ये जो बेस, जो हमको जो चीज़ चाहिए जो न्यूट्रल करता है। अब मैंने वर्जन सॉइल वाले का बता दिया, ये ही फॉर्मूला आपका सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जो फार्मिंग कर रहा है किसान, उसके लिए भी होता है। कि सेकंड टाइम वाले फार्मर के लिए मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ कि आपको क्या करना होता है। जब गड्ढे आप बनाते हैं 1.5 और 2 फुट के, तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको बहुत 20-20 फुट की दूरी में गड्ढा बनाना है। अब 1.5 आपको बनाना है 2.5 बाई 3 में, क्योंकि रो टू रो हाई डेंसिटी में 3 फीट है, गड्ढे टू गड्ढा जो है प्लांट टू प्लांट 2.5 फीट है। जब आप इसमें 2.5 फीट में जब गड्ढे बनाएंगे तो ये जब छेद हो जाएंगे ज़मीन में, हजारों छेद, फिर आप उसको जो है एक जलाएंगे, आप बर्न करेंगे उसको। जैसे आपका प्रोनिंग का वेस्ट है, कोई और जंगल का वेस्ट है, कोई भी चीज़ आपका जो बर्न कर सके, उसको उन गड्ढों को भरते जाए और उसमें आग लगाएं। आग लगाएं जिसका धुआं ना उठे। अब आप बोलेंगे कि धुआं कैसे नहीं उठेगा जी, आग कैसे जलेगी जी, ऐसे भी बोलेंगे। आप एक टीन का पतरा लें, अगर आप उनके छोटे छोटे 2-2 फुट के पीस काटे, 10 पीस काटते हो तो 10 गड्ढों के लिए आपके पास वो हो गया। जैसे ही आपने उसमें आग लगाई, टीन के पतरे से ढक दिया, एक तो आपका पोल्यूशन हवा में नहीं गया, दूसरा जो बर्निंग हुई, ऐसा नहीं ढकना, थोड़ा कोने से हल्का सा छेद रखना एयर जाने के लिए, ताकि अंदर जलता रहे। ठीक है, फिर वो जो गड्ढे के अंदर वो मटेरियल जलेगा, वो पूरे गड्ढे को डिसइंफेक्ट कर देगा आपका जो है वो पूरी ज़मीन को, क्योंकि बर्निंग होगी उसकी, जलेगा वो अंदर से। जलने से सारी डिजीज़ ही ख़त्म हो जाएगी उस गड्ढे के बेस की। अब फिर आपके पास वो गड्ढा आ गया, आपके पास स्वस्थ बेस आ गया। उसके बाद आपने जो भी मटेरियल डालना है, जैसा मैंने पहले भी बताया, सुपर फॉस्फेट नीचे डाले, उसके बाद गोबर और मिट्टी मिक्स करें और भरें। उसके बाद प्लांट लगाएं। गड्ढे को पूरा मिट्टी जो है गड्ढे को बैठने दें, पहले बर्फ़ गिरने से पहले गड्ढे भर जाने चाहिए आपके, ताकि उसके ऊपर बर्फ़ भी गिर जाए। प्लांटेशन उसके बाद करेंगे आप, जब आपके वो गड्ढे की मिट्टी बैठ जाएगी, वो बैठे, ताकि हमारा
जब हम प्लांट लगाएंगे ताकि हमारा कलम वाला भाग जो है ज़मीन में नीचे ना जाता रहे, इसलिए गड्ढे को माउंट लेयरिंग की तरह जो है उसको माउंट टिब्बे बनाए जाते हैं उसके, उस तरह से उसको गड्ढों को भरें आप और उसके बाद उसमें प्लांटेशन करें। जो ऑगर से दिक्कत आ रही है, जैसे मेरे पास 9 इंच की ऑगर है, हाँ 8-9 इंच की ऑगर है, इसमें छेद करें ना ठीक है, मिट्टी बाहर निकाले, लेकिन जो उसके गड्ढे की जो दीवारें हैं ना, वैसे लगता है कि थोड़ी सी हार्ड है वो, तो जड़ें उधर पेनिट्रेट करेंगे, उस तरफ जाएगी। जड़ों को आप मत इतना ना आके, जड़ को इतना पावरफुल आके कि जड़ तो पत्थर में भी अपना जो है, सिर्फ उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। अगर कहीं मॉइस्चर होगा तो जड़ खुद चली जाएगी, वो मिट्टी को तो फाड़ लेगी ना बड़े आराम से, वो तो पत्थर के अंदर निकल जाएगी। जैसे उसमें पेड़ लगाने के बाद ना, हाँ। उसके चारों तरफ से घास वगैरह तो रिमूव करते रहना पड़ेगा 1-2 साल, ताकि उसके घास ना हो जाए। हाँ, वो बाद का मैनेजमेंट है, पहले बैलेंसिंग भी करनी है, प्लांट लगाने के बाद आपको उसको प्लॉट की बैलेंसिंग भी करनी है, एक बराबर उसका बैलेंस करना है उसका, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, ठीक है, प्लांट आपका बिल्कुल सही डिस्टेंस में सही दिशा में दिखे। फिर उसके ऊपर एक ग्रीनरी आपको पैदा करनी है, सिर्फ तने के पास ही नहीं जमने नहीं देना, आपको तने के पास नहीं जमने देना, बाकी पूरे ऑर्चर्ड को जो है एक जमने देना है अपने ग्रीनरी से। जैसे आप देख रहे हैं मेरे यहाँ कैसे होता है, 12 महीने ग्रीनरी होती है। ये ग्रीनरी सिर्फ आपको बरसात में ख़त्म करनी होती है ताकि कोई फंगल डिजीज़ ना पैदा हो जाए बरसात से पहले, ताकि आपका बगीचा उस टाइम, क्योंकि फ्रूट भी होता है आपके पास, वो भी क्वालिटी में आए, उस टाइम इसकी बिल्कुल साफ़ सफाई हो। बाकी इसको 12 महीने हरियाली में रहने दो। जैसे मल्चिंग के लिए आप बताते हैं ना हर बार, तो जो हमारे जैसे रिफॉर्मिंग करके जो भी निकलेगा उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा जैसे ना, उसको अगर हम लोग ना एक उससे मशीन से उसको चिपिंग मशीन, चिपर मशीन से, हाँ जो उसको बोलते हैं, हाँ जो उसको बिल्कुल कटर मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप उसमें? नहीं, डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे आप उसको। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे उसको, उसमें क्या होगा कि वो सेब की लकड़ी है वो, ठीक है ना, उसका बुरादा है, उसका कटे हुए पीस है, वो वेस्ट है, उस पर जो है अभी डिजीज़ होगी अभी, ठीक है ना, कोई भी डिजीज़, क्योंकि पूरी साल जो है वो टहनियों पे थी, फंगल थी, कोई भी थी, अब आपने वो क्रश कर दी है, क्रश करके उसका एक वेस्ट बना दिया, अब आपको उसको डिकम्पोज करना है, गड्ढे में डालना है। अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए सड़ करके सारी फंगल वगैरह वो छोड़ देगी अपनी। जैसे अगर मान लो 1 साल हमने छोड़ दिया, उस पर यूरिया की स्प्रे कर दे हम लोग? नहीं, वो एक जगह में नहीं, वो डिकम्पोस्ट करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में ले जा करके, गड्ढे में ले जा करके, ताकि उसके अंदर वो सड़े। उसमें यूरिया डालो, जो मर्जी डालो, उससे वो जल्दी गल जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसके जो फंगल है उसका मटेरियल जो है वहाँ वो यूरिया से वो ख़त्म हो जाएगा, वो गल सड़ जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास कैंकर भी एक्टिव हो सकता है, किसी भी तरह की फंगल एक्टिव हो सकती है उसमें, 1 साल बाद यूज़ लकड़ी सड़ेगी ना वो तो। अगले साल यूज़ करें उसको। एक है गोबर, काउडंग आता है गाय के पेट के अंदर से, ठीक है ना, इतना बारीक होकर के आता है वो, ठीक है, जब उसका गाय का उसमें गौच जाता है तो यूरिया उसी में मिल जाता है उसको, ठीक है, यूरिया जो है तभी गोबर में यूरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो उसमें डिकम्पोस्ट हो जाता है, जैसे हम बाहर डालते हैं और सड़ जाता है वो जल्दी गोबर, ठीक है, वो सड़ी गली खाद हमारे पास बन जाती है। वो क्या होता है कि एक हमारे पास खाद के रूप में एक ज़मीन में पानी को रोकने वाला एक मटेरियल आता है गोबर जो है अपने अंदर पानी रोकता है। पानी जितना रुकेगा हमारी ज़मीन में उतना ज़्यादा आपका प्लांट ग्रो करेगा, कोई भी क्रॉप होगी। तो गोबर वगैरह जो है, ये घास वगैरह, ग्रीनरी वगैरह इसीलिए डाली जाती है, बढ़ाई जाती है, ताकि ये पानी को स्टेक करे, रोके, ताकि हाँ नमी रखे, ताकि जड़ें नमी के लिए बढ़ती है।